हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो होने वाला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये थर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि हम इससे पहले जो है अपना एक लेक्चर कवर कर चुके हैं सोर्सेस पे, जिसमें हमने सोर्सेस को डिवाइड किया था। हम एक बारी जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपनी पिछली क्लास का, ताकि हमें जो है आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ पाए। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जहाँ हमने उसको 3 हिस्सों में मोटे मोटे तौर पे बांटा था, जिसमें से एक था लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, जो एक तरह से रिटन एविडेंसेस हैं। दूसरा ऐसे फॉरेनर अकाउंट्स जो हैं बेसिकली, जो यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने देखा और अपने ओपिनियंस लिखे और वहाँ के सोसाइटिकल कंडीशन जो है, सोसाइटी की, इकोनॉमी की, बेसिकली जो भी उन्होंने देखा वो। और तीसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें हम जो है अपने प्रीवियस क्लास में इन दो को कवर कर चुके थे। आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं। अब हमने लिटरेरी सोर्सेस में भी बेसिकली कुछ डिविजन्स देखे थे, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट, सेक्युलर टेक्स्ट और संगम टेक्स्ट, और इनके भी कुछ सब डिविजन्स के बारे में बात की थी, जैसे रिलीजन में वैदिक, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट। ठीक है, तो इन सब पे हमने बात की, और कुछ हद तक हमने इस पे भी बात की कि भाई कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं यहाँ आते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीक के हो गए, कुछ चाइनीज़ हो गए, कुछ अरेबिक्स हो गए, कुछ जो है तिब्बतियंस हो गए। तो हमने इस सब पे बात की थी। ठीक है, अब हम इस पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आज के टॉपिक्स पर जाते हैं, जो होने वाला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से मिले, कहाँ कहाँ से मिले। उससे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो भाई हमें पता लग गया, साक्ष्य, ऐसे सबूत। ठीक है, अब आर्कियोलॉजी क्या है? भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ पास्ट, हम जो भी पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके थ्रू मतलब कुछ फिजिकल रिमेन्स के थ्रू, तब हम उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे किसी इंसान की ज्वेलरी हो सकती है, उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन हो सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा इस्तेमाल किए हुए जो खाने पीने का सामान है, उसके समझ लीजिए बीज बचे हैं, या कुछ भी, कोई भी फिजिकल रिमेन जो है पास्ट की स्टडी में हेल्प करे, वो आर्कियोलॉजी कहलाती है। अब आर्कियोलॉजी तो हमने देख लिया कि भाई क्या है, पर आर्कियोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जो बेसिकली हमें आगे चल के कहीं भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिफैक्ट्स, इंडस्ट्री, असेंबलेज। तो ये सब क्या होता है, या फिर हम आर्कियोलॉजी कल्चर, बेसिकली हम कल्चर बोल देते हैं, तो ये क्या होता है, इसको भी हम एक बार ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो पुरातत्व है या आर्कियोलॉजी है, उसमें कुछ फिजिकल कल्चर्स की स्टडी के लिए कुछ नए वर्ड्स यूज होते हैं, जस्ट लाइक आर्टिफैक्ट्स। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, आर्टिफैक्ट्स। तो ये क्या होता है? ये मानव निर्मित वहनीय वस्तु होती है। ठीक है, वहीं इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री क्या होता है भाई? कोई सामान बनाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वो कैसा होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंडस्ट्री ओपन की हुई है और वो जो है भाई एक पानी की बोतल बनाते हैं, वहीं उसी फैक्ट्री के अंदर वो जो है बिल्कुल ही कहते हैं ना, कॉटन के क्लोथ्स भी बना रहे हैं और वाटर बॉटल भी बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। इंडस्ट्री है तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ही सामान पे पहले काम करेगी। तो यहाँ यही होता है, एक ही प्रकार के बने जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, मानव निर्मित वहनीय वस्तु, वो जब एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है, एक ही समान के होंगे, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। तो कई सारे जब आर्टिफैक्ट एक ही टाइप के मिल गए तो वो इंडस्ट्री हो गई। तो असेंबलेज क्या हुआ? तो किसी स्थान पर पाई गई समूची इंडस्ट्रीज। तो मतलब जब कहीं पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएं तो वो असेंबलेज हो गया। ठीक है, और जब अलग अलग स्थानों पर सेम जो बेसिकली आर्टिफैक्ट्स कह लीजिए, सेम आर्टिफैक्ट्स की हमें इकट्ठे पता लगता है, तो उस असेंबलेज से जो मिलती है
उन स्थलों को हम आर्कियोलॉजिकल कल्चर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समरूप होनी चाहिए। ठीक है, आगे अब ये तो हम समझ लिए, बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भाई कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऊपर बात की थी ना, प्रोबेबली वो ज्वेलरी हो सकती है ना, हमने बात की थी ना, ज्वेलरी हो सकती है, चाहे आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन हो सकते हैं। उसी तरह अब हम एंशिएंट टाइम पर जाएं तो भाई हमें जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में कैसे पता लगता है, तो हम या तो उत्खनन द्वारा जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भाई खोद के, कहते हैं ना कि खोद के डिगिंग करके जो है हमको ये साक्ष्य मिला है, हड्डियों के कंकाल मिले हैं, तो ऐसे हमें न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है, तो वो भी जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो डॉक्टर स्पूनर हैं वो एग्जीबिट करते हैं एंशिएंट सिटी को, जो पाटलिपुत्र है, यहाँ तक कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी करते हैं। और हम एग्जाम्पल देखें तो आर.डी. बैनर्जी हैं, उन्होंने मोहनजोदारो को सिंध में खोजा। तो इस तरीके से यही दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स जो हैं हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ये बिल्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई बिल्डिंग मिल जाएगी, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्रोबेबली वो टेम्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के फॉर्म में हमें मिल जाता है, कहीं हमें स्टैचूज़ मिल जाएंगे, कहीं मूर्तियाँ मिल जाएंगी कि भाई उससे हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ टेराकोटास मिल जाएंगे, ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे जो मैंने बताया था, डेकोरेटिव फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कुछ टुकड़े मिल जाएंगे डेकोरेटिव आइटम्स के, कुछ हमें पॉटरीज मिल जाएंगी, एक तरह से बर्तन ही हो गया ना, तो ये सब जो है हमें मिल सकता है। अब भाई हम बात करें ये मुद्रा शास्त्र की, न्यूमिस्टिक की, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें करेंसी भी तो मिल सकती है, वहाँ के कॉइन्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, होता है ना हमारे दादा परदादा के समय के हमें भाई कॉइन्स मिल जाते हैं कि भाई 1 पैसा, ये क्या बोलते हैं 25 पैसा, 50 पैसा, प्रोबेबली आपने देखे भी हों। ठीक है, तो कई लोगों ने प्रोबेबली ना भी देखे हों, तो उनके लिए तो ये हिस्ट्री है ना। तो इसी तरह हमें काफ़ी सारे कॉइन्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई कॉइन पे क्या छपा है, कितने रुपए का है। रुपए ही नहीं, उनकी यूनिट कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, उस पर क्या क्या छपा है, मतलब उससे ये भी आइडिया लग सकता है कि कहाँ कहाँ तक उसका जो ट्रेड है या फिर उसका जो यूजेज है वो किधर तक है। तो बेसिकली वो भी जो है हमें हेल्प करता है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, तो अभिलेख एक ऐसी लिखावट होती है जो कोई पत्थर या फिर हार्ड वस्तु जो होती है ना, धातु जैसी चीज़ों पर जो है खोदा जाता है, बेसिकली खुदा हुआ होता है कोई हार्ड सरफेस पे, तो वो जो है इंस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, बेसिकली इंस्क्रिप्शन होता है। तो एन इंस्क्रिप्शन इज राइटिंग दैट इज कर्व्ड ऑन स्टोन और मेटल। ठीक है, तो अब इससे भी रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो हम बात करते हैं पुरालेख शास्त्र की। ठीक है, पैलियोग्राफी। अब पैलियोग्राफी क्या है, ये प्राचीन लिपियों का अध्ययन है। ठीक है, एंशिएंट हैंड राइटिंग्स का जो है ये अध्ययन होता है, स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, और वही हम बात करें एपिग्राफी की, तो जब इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी करेंगे, यहाँ तो लिखने का तरीके पे बात करेंगे, और यहाँ पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शन की स्टडी को जो है हम एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं एपिग्राफी का ही एक हिस्सा बन जाता है पैलियोग्राफी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। तो हम बात करें ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया में जो हम पाते हैं वो अशोक के हैं, जैसे कि स्टोन एडिक्स, पिलर एडिक्स और केव इंस्क्रिप्शन सॉरी। ठीक है, तो हमें 3 टाइप के मिलते हैं, जिसमें पहला जो स्टोन का होता है हमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है,
और पिलर्स में जो हैं 7 पिलर एडिक्ट्स मिल जाते हैं, और केव में जो हैं 2 मिलते हैं। तो ये सारे कुछ नेम्स हैं बेसिकली जहाँ जहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमें पाए जाते हैं, जैसे धौली, ये कालसी, गिरनार, सुपारा, ठीक है। तो ये सारा जो लिस्ट है, मस्की, तो ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। जैसे हम अगर पिलर्स की बात करें, पिलर एडिक्ट्स की, तो दिल्ली तोपरा, दिल्ली मेरठ, सांची, ठीक है। और यहाँ पे जो है बराबर केव इंस्क्रिप्शन, नगरजुनी केव जो है, नगरजुनी केव इंस्क्रिप्शन। तो अभी हम जो है इन सब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब हम अशोक का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें जो है हम एक एक पर जाकर बात करेंगे कि इन इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या मेंशन था, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम सोर्सेज के रूप में देख रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। पर हम बात कर लेते हैं एक कॉमन फीचर की कि भाई इन सब इंस्क्रिप्शन में हमें ऐसा क्या कॉमन फीचर मिलता है। तो ये जो अभिलेख है ज़्यादातर ये वर्ड ज़रूर याद रखें, ज़्यादातर, ऐसा नहीं है सारे के सारे, सब जो है ब्रह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। पर अब हमने अधिकतर बोला ना, तो कुछ अलग भी होंगे, है ना। जो थोड़ा सा रेशो बचा है वो हमें किस में मिलता है, वो यूनानी या आरेमाइक, ठीक है, अरेमेक या फिर आरमाइकी, ठीक है, एक ही बात है, उस लिपि में मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भाई इसे पढ़ा कैसे गया, तो 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्होंने जो है इस अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ लिया था, ठीक है। पर उसने पढ़ तो लिया कि भाई ओवरऑल क्या लिखा है इसमें, क्या नहीं है, पर अभी तक उस इंस्क्रिप्शन में ना एक वर्ड था प्रियदर्शी, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि भाई ये है कौन। मतलब उसने पढ़ लिए पर ये नहीं पता लगा पाया ये अशोक के इंस्क्रिप्शन है या फिर ये जो प्रियदर्शी है ना ये अशोक के लिए इंडिकेट किया गया है, ठीक है। बस ये नहीं पता लगा पाया, पर ओवरऑल जो है इंस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए उस लिपि को उसने जान लिया। तो अब ये कैसे पता लगा कि ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे, तो ये जो हैं जो जॉर्ज टर्नओवर थे उसने आंसर दिया इसका, जो बेसिकली उस समय सिविल सेवा में जो है एक अधिकारी थे। अब पॉइंट उठता है कि ये भी जो था इसने कैसे बताया कि भाई ये प्रियदर्शी जो है अशोक को इंडिकेट किया जाता है, किस आधार पे बोला। तो उसने अपना आंसर जो दिया, उसने पाली में लिखा जो ग्रंथ था दीपवंश उसको बेस बनाया और वहाँ पे उसने देखा कि अशोक का जो नाम है ना प्रियदर्शी मेंशन किया गया है। तो भाई अगर उधर किया गया है और पाली तो पढ़ी जा ही चुकी है, वहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल ही गया है, तो यहाँ पे भी प्रियदर्शी का जो इंडिकेशन है वो अशोक के लिए ही हुआ है। ये चीज़ जो है ये जो जॉर्ज टर्नओवर है उसने क्लियर कर दिया था। तो इसीलिए मेन रोल तो जेम्स प्रिंसेप का रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में इंस्क्रिप्शन तो पढ़ा उसने ही ना। अगर वो पढ़ता नहीं तो ये भी कैसे पता लगता कि प्रियदर्शी जो है उसमें लिखा है, ठीक है। और प्रियदर्शी का जो रहस्य था उसको सॉल्व किया था जॉर्ज टर्नओवर ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी तरह इन कुछ इंस्क्रिप्शंस के नेम की, कि वो इंस्क्रिप्शंस कौन से थे, किस शासक ने शुरू करवाए थे, ठीक है। तो ऐसे ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक एग्जाम्पल है, किस शासक द्वारा, रुद्र दमनदारा, जो कहाँ का महान शासक था, शक वंश का, ठीक है। ये जो है भारत में संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है, तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे मंदसौर अभिलेख की। तो इसमें जो शासक होता है वो यशोवर्मन होता है, जो कन्नौज का शासक होता है। अब हम बात करें अयोले या ऐहोल इंस्क्रिप्शन की, तो ये जो है पुलकेशिन सेकंड द्वारा स्टार्ट किया गया, जो चालुक्य वंश का था। ऐसे ही हम बात करें रबातक अभिलेख की, तो उस समय शासक था कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। अब हम बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख की, तो ग्वालियर अभिलेख किसने शुरू किया, तो मिहिर भोज ने लिखा और प्रतिहार वंश का ये शासक था।
अब हम बात करें एरण अभिलेख की, तो ये जो है भानगुप्त द्वारा जो है लाया गया, जो गुप्त वंश का था। ठीक है, अब हमने ये इतने सारा जो ये देखा ना, ये सारे नेम और ये सारे शासक, तो इससे आपको ये तो क्लियर इंडिकेशन मिला होगा जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो है रूलर्स ही उसे लिखवाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था ना। अब एक डेली पर्सन जैसे भाई हम हैं, हमें कुछ भी लिखना है, हम कॉपी खरीद लेते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं, और क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो चीप प्राइस में ईजिली अवेलेबल है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक पेपर लेगा, पेन लेगा और उसमें लिख लेगा अपना, चाहे कोई भी हिसाब किताब है। पर पहले ऐसा नहीं है ना, क्योंकि भाई देखो, पत्थर को आप पहले जमा करो, देखो, फिर उस पर खोदो, वो एक अलग टाइम है। ठीक है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, कितने आप जमा करोगे। तो भाई ज़्यादातर इसीलिए जो है इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिलते हैं वो किसी ना किसी शासक के ही होते हैं। ऐसा नहीं है 100% मैं बोलूँ शासक ही लिखवाएगा और कोई नहीं लिखवाएगा, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो शासकों द्वारा मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई ये जो है हम बात कर चुके हैं पूरा लेख शास्त्र की, तो एक बारी और हम ये चीज़ समझ लेते हैं, जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन है वो पूरा शास्त्र है, बेसिकली पैलियोग्राफी है। ठीक है, पैलियोग्राफी, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो अब लिपि वर्ड जो बार बार आ रहा है ना, स्क्रिप्ट, बेसिकली हम इसको भी देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी भाषा का वो सिस्टम जो भाषा को लिखने में हेल्प करता है। तो बेसिकली कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि हम समझ पाएँ कि भाई उसे कैसे लिखना है, फॉन्ट उसका क्या हो, कैसा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, हिंदी ये लिखा मैंने, ठीक है, हिंदी, तो ये देवनागरी लिपि है। ऐसे ही मैंने इंग्लिश में लिख दिया हिंदी, अभी आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखा देती हूँ हिंदी। ठीक है, तो ये पता है हमें कि भाई आई को ना ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, पर वहीं हम अगर भोजपुरी का इस्तेमाल करें, वो क्योंकि बोली है, वो भाषा नहीं है, भोजपुरी का जो भी शब्द होगा उसे हमें लिखना है ना, तो हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा? या तो हम हिंदी का सहारा लेंगे या तो हम इंग्लिश का सहारा लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम किसी ऐसी भाषा का सहारा ले रहे हैं जिसकी लिपि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट क्या हुई? ऐसा सिस्टम जो भाषा को लिखने में हेल्प करे। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी है एपिग्राफी, ये उसका ही एक हिस्सा हो गया है ना, तो ये उसका ही हिस्सा हो गया। तो उसमें हम देखें तो ये हम स्क्रिप्ट की जो बात कर रहे हैं, पढ़ने की जो अष्टाध्यायी थी उसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब हम लिपि की बात ही कर रहे हैं तो लिपि के प्रकार भी जान लेते हैं, है ना। तो लिपि के प्रकार हम 3 देखते हैं मोटे मोटे तौर पे, तो लोगोग्राफिक लिपि, सिलिब्रिक लिपि और अल्फाबेटिक लिपि। तो ये जो लोगोग्राफिक लिपि है ना, इसमें क्या होता है, एक शब्द लिखित प्रतीक में व्यक्त किया जाता है, एक पूरे शब्द को। वहीं सिलिबिक लिपि जो है वो शब्दांश प्रतीक में व्यक्त होता है, पूरा एक जो शब्दांश होता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं, शब्दांश। ठीक है, और जो अल्फाबेटिक है वो देखिए स्वर और व्यंजन के प्रतीक में व्यक्त होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि हमने ये सब देख लिया, तो अब लिपि की बात कर ही रहे हैं, तो लिपि की पर्टिकुलरली क्या अवस्थाएं जो हैं हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, तो उस पे हम बात करें तो जो डीसी सरकार हैं हिस्टोरियन, वो ब्राह्मी लिपि की 3 अवस्थाएं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के तौर पे ब्राह्मी को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ। ठीक है, और हम बात करेंगे तमिल ब्राह्मी लिपि की भी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि जो है वो आरंभिक, मध्य और उत्तर ब्राह्मी अवस्था में हमें मिलती है, जिनका टाइम पीरियड जो है हमें अलग अलग देखने को मिलता है। 3 से 1 BC, 1 से 3 CE, 4 CE से 6 CE। तो जो फर्स्ट हम देख रहे हैं आरंभिक ब्राह्मी का जो अवस्था थी वो अशोक काल में देखने को मिलती है। जो मिड हम देखते हैं वो कुषाण काल में मिलती है, और जो हम उत्तर ब्राह्मी लिपि की अवस्था देखते हैं वो गुप्त काल में मिलती है। एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही
अदर हिस्टोरियन इरावत महादेव जो है वो तमिल ब्राह्मी लिपि के विकास के चरण अलग बताते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया का एरिया पड़ गया, तो वहाँ पे जो है एक आरंभिक हो गया और एक उत्तर तमिल ब्राह्मी हो गया। तो ये सब जो है तमिल लिपि का सर्वाधिक उपयोग हम देखें तो 7वीं सेंचुरी में पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम ये सब जो है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की जो बेसिकली कॉइन बेस्ड हैं। जो हमने बात की थी ना, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, कॉइन हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, तो उसी का हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिनस जो है न्यूमेमैटिक्स का, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक का, तो जो प्रत्येक अक्षर का जो निचला हिस्सा होता है वो अभी हम बात करेंगे ये मुद्रा शास्त्र में, ये जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है, तो हम किन किन टॉपिक्स की बेसिकली बात करते हैं। तो भाई हम आकार और स्वरूप की बात करेंगे कि वहाँ का वो जो पर्टिकुलर कॉइन है तो वो गोल है, चौकोर है, अंडाकार है, ये आपको डायमंड शेप में मिलता है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो कोई भी है, शेप क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके माप पद्धति क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है कि भाई किस फॉर्म में जो है उसको मेजर किया जा रहा है, निर्माण की विधि क्या है, वो किस मेटल से बनाई जा रही है, किन प्रोसेसेस के थ्रू बनाई जा रही है, और उत्कीर्ण लिपि, उसके ऊपर भाई कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना। ऐसे तो कोई भी कॉइन कहीं भी घर में ढाल ले, है ना, तो कुछ ना कुछ तो उस पर लिखा ही होगा, ताकि उससे ये पता लग सके कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो 1 रुपी कॉइन है उस पर 1 लिखा है और जो 2 रुपी कॉइन है उस पर 2 लिखा है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई 1 रुपी और 2 रुपीज कॉइन है और उस पर क्या क्या अंकित है, भाई ये इंडिया का है, फॉरेन का है, ये सब जो है वो हर एक की करेंसी अलग ही डिसाइड होती है कि भाई यहाँ पे हम जो है गवर्नर के साइन कराएंगे, हम यहाँ पे ये चिन्ह बनवाएंगे, तो क्या उत्कीर्ण हो रहा है और उस समय के अकॉर्डिंगली वो क्यों हो रहा है, तो इस सब की स्टडीज़ जो हैं बेसिकली इसमें की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई अगर विश्व संदर्भ में हम देखें तो सबसे प्राचीनतम या प्रथम सिक्के कौन से हैं, तो 700 BC में पश्चिम एशिया के टर्की के जो लीडिया क्षेत्र है वहाँ पे सोने और चांदी के नरसैंगिक मिश्रण इलेक्ट्रम के बने सिक्के जो हैं पाए जाते हैं। अब हम बात करें वहीं इंडियन रेफरेंस में कि भाई जो सबसे प्राचीन या प्रथम सिक्के हम देखेंगे तो 600 BC में मिलेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूरू में 18वीं सेंचुरी में, जो कि खोजे गए थे। ठीक है, थे 1600 BC के पर खोजे 18वीं सेंचुरी में गए थे। ठीक है, वो क्या कहलाते थे, उन सिक्के का नाम क्या था, आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि भाई इन्हें पंचमार्क कॉइन क्यों कहा जाता है। ठीक है, पंचमार्क या आहत सिक्के, क्योंकि भाई ये जो सिक्के होते थे इन्हें आहत, बेसिकली आहत का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना या पीट पीट कर उन पर निशान बनाए जाते थे। अब उन्हें पीट पीट कर बनाया जाता था तो इसीलिए उनका नाम जो है आहत पड़ गया, आहत सिक्के पड़ गया। और वो जो होते थे उन्हें तब तक पीटा जाता था जब तक वो सेमी मेटल नहीं हो जाते। ठीक है, और अभी हमने बात की ये 18वीं सेंचुरी में खोजे गए, तो भाई पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति ने भी तो खोजा होगा ना, तो वो कौन था, तो वो कॉलिन कोलवेल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया सबसे पहला और प्राचीनतम जो कॉइन है वो कौन कौन से थे, वर्ल्ड वाइड भी देख लिया, इंडियन में भी देख लिया। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली मेटल बेस देखते हैं कि भाई गोल्ड के कौन से सिक्के मिलते हैं, सिल्वर के कौन से मिलते हैं, तो हम फर्स्ट की ही बात करेंगे ज़्यादातर, या फिर प्योरिटी बेस पर बात करेंगे, या मैक्सिमम और मैक्सिमम कितना कहाँ पे मिले हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि ऐसे तो देखो गोल्ड कॉइन्स भी बहुत जगह मिलेंगे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऐसे तो हमें बहुत जगह मिलेंगे, बट हम अगर बात कर रहे हैं गोल्ड कॉइन्स की तो यही तो बात करेंगे ना कि सबसे पहला कहाँ मिला। तो ऐसे ही जो गोल्ड कॉइन है सबसे पहले कहाँ मिला, इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे यहाँ पर, जो आया था मिनेंडर, उसके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो ये याद रखने वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत चलते हैं।
है ना। तो फर्स्ट जो है मेनेंडर द्वारा चालू किया गया। वहीं अब बात करें प्योर गोल्ड कॉइन के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण रूलर कनिष्क था, उसने चलाए। वहीं हम बात बोले, यहाँ तो हमने बात की प्योर गोल्ड कॉइन्स की, अब बात कर रहे हैं हम सबसे ज़्यादा नंबर में गोल्ड कॉइन्स जो हैं किसने चलाए, तो वो गुप्ता पीरियड में चलाए गए। ठीक है, जब सिक्के जो हैं, अब हम बात करें जब सिक्के ढेर के रूप में मिलते हैं ना, तो उसे मुद्रा निधि कहा जाता है, ये बात याद रखने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर में मिले हैं ना, तो मैक्सिमम नंबर में गुप्ता पीरियड में मिले हैं, तो ढेर में मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टडीज़ को मुद्रा निधि बोलेंगे। ये क्या होता है, ये या तो बाढ़ से बहकर आए होंगे, क्योंकि भाई कोई तो पॉसिबिलिटी है ना कि एकदम से इतने ज़्यादा पैसे क्यों रखे हैं। पैसे किस लिए होते हैं भाई, करेंसी होती किस लिए, खर्च करने के लिए होती है ना। तो कोई इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट क्यों करेगा, इतना जमा क्यों करेगा। मानते हैं हम जो है इंसान जो है सेविंग्स करने के लिए काफ़ी सारे पैसे जो हैं अपने पास रखता है, पर काफ़ी हद तक वो उसे इकोनॉमी में रन भी तो कराता है। किसी को लोन दे सकता है या पैसे से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और एकदम से करेगा भी तो इतने लार्ज नंबर पे जो कॉइन्स मिल रहे हैं उतना थोड़े कर लेगा कोई, इतना रिच थोड़े होगा। तो इसीलिए हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं या तो ये बाढ़ से बहकर आए हैं या तो ये ज़मीन में दब जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो है एकदम से इतने सारे कॉइन्स जो हैं मिल जाते हैं। अब हम बात करें अदर मेटल की, तो लिड की बात करते हैं। शीशे के जो सिक्के थे वो हमें सातवाहन शासकों के बेसिकली टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, जो भारत के इतिहास में एकमात्र शासक थे जिन्होंने शीशे के जो सिक्के हैं चलवाए। इससे वैसे हमें और रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉपर कॉइन्स की, तांबे के सिक्के की। तो सबसे पहले बात करें वर्ल्ड वाइड, तो मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलते हैं 3000 BCE में। वहीं अब हम बात करें अगर अर्लीस्ट लार्ज स्केल यूज़ ऑफ कॉपर कॉइन, कि भाई सबसे बड़े पैमाने पे कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल या उपयोग कहाँ हो रहा था, तो अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी ज़ोंग डायनेस्टी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा था चीन के ज़ोउ वंश में। ये जो सिक्के थे इनको जो है स्प्रेड मनी या फिर नाइफ मनी भी बोला जाता था। ठीक है, जो शुरुआत में तो औजारों के आकार में होती थी, बाद में गोल सिक्कों में बदल गई, जिसमें बीच में एक चौकोर छेद होता था। ठीक है, गोल सिक्का हो गया और बीच में ये चौकोर छेद हो गया। तो इस टाइप की जो है करेंसी उन्होंने शुरू करी थी। वहीं लार्ज स्केल का देख लिया, अब हम भारत की भी बात कर लेते हैं। तो भारत में तांबे के सिक्के का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ, तो वो हुआ कुषाण काल में। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्ल्ड वाइड बोले तो एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन के झाऊ वंश में, और इंडियन रेफरेंस में बोले तो कुषाण काल में। ठीक है, अब इसमें जो है शासक व देवताओं की छवियाँ होती थी जो कॉइन्स होते थे उनमें, और ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी यूज़ होते थे। सबसे बड़ी बात देखिए, इंटरनेशनली भी इन्हें ही यूज़ किया जाता था, मतलब और जो लोग हैं वो भी इनकी करेंसी को ईजिली एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो मुद्राएं हैं या बेसिकली हम कॉइन्स कह लीजिए, उसकी जो तिथि है, डेट है, उसका ज्ञान जो है हमें कैसे पता लगे कि भाई ये कितने ज़्यादा पुराने हैं, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप ही एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, खुद ही आपके घर में कोई भी कॉइन्स रखे हों, आप उन दोनों कॉइन्स को साथ में रखिए। जैसे आप सेम करेंसी भी रख सकते हो, मान लो 1-1 रुपये की जो है 2 कॉइन्स ले लीजिए, तो आप उसमें देखिए कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है वो 1 रुपये वाला कॉइन जो है ना वो थोड़ा छोटा वाला हो और एक जो है थोड़ा सा बड़ा वाला हो। आप ये भी देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि क्या पता एक जो है काफ़ी ज़्यादा चमक रहा हो और एक थोड़ा कम चमक रहा हो, काला काला सा लग रहा हो। होता है ना, आप एक बारी खुद देखिए तो आपको पता लगेगा, आप ध्यान दे पाओगे। हो सकता है कि भाई अगर हम 2 रुपये का ले और 1 रुपये का ले तो हमें भार में भी अंतर लग सकता है। ठीक है, हमें ये चीज़ पता लग सकती है। अब भार के बारे में भी हमें अगर पता लगाना है तो हो सकता है कि हम जो है उसे अगर पानी में डालें
तो किसी की स्पीड नीचे जाने की तेज़ हो और किसी की थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू दूसरे कॉइन के कम हो, ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं। वहीं हम जो है उसकी टकसालों की जानकारी भी देख सकते हैं, उसके ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए, यही जो हैं सारे तरीके जो हैं इधर भी अपनाए जाते हैं, जैसे रंग से, चमकीलेपन से, भार से, पानी में गिरा के, टकसालों की जानकारी लेके, और जो इम्पोर्टेंट और एक साइंटिफिक टेक्निक हो गई जिससे भाई एक्यूरेसी हमें मिले, वो होता है स्पेक्ट्रोमेट्री, दृश्य मापन, ठीक है। तो ये तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं और स्पेशल जो है हमें एग्जैक्टली पता करना है तो ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैचूज़ की, ठीक है, जो हमें स्टैचूज़ मिलती हैं उस पे। तो जो ये मूर्ति कला है वो बेसिकली 1st सेंचुरी में कुषाण काल में शुरू हुई, जिसमें हमें 2 टाइप की जो है आर्ट देखने को मिलती है, एक है गंधार आर्ट, एक है मथुरा आर्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों को एज अ अंतर के तौर पे देखें ना तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि किस आर्ट का क्या फीचर है, ठीक है। तो गंधार आर्ट की बात करें तो ये 1st to 5th सेंचुरी में जो है कुषाण काल में देखने को मिलती है। वहीं जो 1st to 3rd सेंचुरी में जो है मथुरा आर्ट जो है शुंग, कण्व और लेटर कुषाण पीरियड में भी देखने को मिलती है। वहीं अब गंधार आर्ट की बात करें तो ये जो है ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित होकर और स्थानीय शैली का भी इसमें मिश्रण हमें मिलता है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एक मिक्सचर मिलता है इंडियन टच का और एक फॉरेन टच का, ठीक है, दोनों का मिक्सचर मिलता है। वहीं जो मथुरा आर्ट है यह पूरी तरह भारतीय शैली बेसिकली हिंदू और बौद्ध प्रतीक में शामिल होती है, ठीक है। तो सब कुछ इंडियन टच में मिलेगा, बुद्धिज़्म का, हिंदुज़्म का, बट यहाँ जो है ग्रीक्स और रोमन्स की जो है कला भी मिक्स मिलेगी। वहीं आगे हम बात करें गंधार आर्ट में जो ग्रीक देवता हैं उनकी छवियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी और शासकों की छवियाँ, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो विष्णु, शिव, बुद्ध, इन सब की छवियाँ मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ हम गांधार आर्ट की बात करें पर्टिकुलरली तो जो गांधार आर्ट है वहाँ पे चांदी और तांबे का प्रयोग मिलेगा, बट वहीं मथुरा आर्ट की बात करें तो चांदी, तांबा, ब्रॉन्ज, इन सब का यूज़ जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटे तौर पे आपको समझना है तो ये समझ लीजिए, ये जो है एक मिक्सचर आर्ट है कि भाई इंडियन और फॉरेन टच। वहीं मथुरा आर्ट जो है वो एक प्रॉपर इंडियन टच के साथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। तो मॉन्यूमेंट्स में भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सोर्सेस के टॉपिक में हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स तो कवर कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हम जब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे तभी कवर कर सकते हैं। पर हम एग्जाम्पल्स कुछ देखें तो सांची का स्तूप हमें दिखता है एमपी का, अजंता की गुफाएं दिखती हैं, एलोरास की केव मिलती हैं, एलिफेंट केव्स मिलती हैं, कनेरी की गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र में, धम्मेक और भरूप स्तूप, हमें ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एट द एंड हम आ जाएं तो बात करें, कंक्लूड करें अपने इस टॉपिक को, सोर्सेस के टॉपिक को, तो हम देख सकते हैं विभिन्न संदर्भों में लिखा गया इतिहास जो है विभिन्न संदर्भों में ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी हम इन सोर्सेस को यूज़ करेंगे तो ऐसे ही नहीं कर लेंगे, हमें पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना जानना ही पड़ेगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे वो कब लिखा गया था, उसकी रचना की तिथि क्या थी, या रचनाकार की पृष्ठभूमि क्या थी। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि उसने ये किस समय लिखा और उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी ये सोच क्यों थी, तो हम जो है रियल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे। रियल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बैकग्राउंड को जानें, क्योंकि एक ही समय पे 2 सोच वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना।
और हो सकता है उस समय की ज़रूरतें जब ये लिखी गई थी, ज़रूरतें आज के समय के हिसाब से कुछ और हो, इसीलिए ये सबको ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि एक फेयर हिस्ट्री जो है हमें मिल पाए। ठीक है, तो अब जो है हम मान लो हम इतिहासकार हैं और हमें जो है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, हमारे सामने ये सारे के सारे सोर्सेस हैं, तो हम इन सोर्सेस को जब यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या सवाल होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो भी रचना है या जो भी वस्तु है, जो भी सोर्सेस है, उसकी लोकेशन की स्थिति क्या है, वो कहाँ का है। जब तक हमें पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी रियल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कि भाई हम जो है नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन के कल्चर्स को बेसिकली यूज़ करके एक साउथ इंडियन सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है क्योंकि वहाँ के कल्चर अलग है। तो इसीलिए ये देखना कि भाई उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, किन क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, कि जो भी है कोई लिटरेचर है सपोज, तो वो लिटरेचर कहाँ से कहाँ तक के दायरे तक फैला है। ठीक है, ये देखना ज़रूरी है। ऐसे ही किसके माध्यम से हुआ, किसने जो है उसको लिखा या फिर जो स्प्रेड किया, उसके पीछे कौन कौन जो है था। आगे हम बात करें किस पाठक वर्ग में जो है सृजन या प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि देखो अगर कोई लिटरेचर लिखा गया है तो वो किसी ना किसी जो है पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता है। अब आप कोई एंटरटेनिंग बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो आप उनकी ऑडियंस बन सकते हैं, बट वहीं अभी हम आपको बोल दें कि आप जो है एकदम साइंटिफिक कोई बुक पढ़ लो तो शायद आपका इंटरेस्ट एरिया ना हो, तो आप उसकी ऑडियंस नहीं हो सकते। तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उसकी जो ऑडियंस है, सृजन किसके लिए किन के लिए किया गया है, प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा है। आगे हम बात करें उसी समय के समाज संस्कृति के अनुसार उसका महत्व क्या है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के सिनेरियो में हो सकता है वो जो पॉइंट्स हैं, कुछ भी है पॉइंट्स, वो हो सकता है कि इतने इम्पॉर्टेंट ना हो, इतनी ज़रूरत अभी ना हो, पर तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो उस पीक पॉइंट पे होता है ना, वो मूवमेंट उस समय चल रहा होता है, तो उस समय उनकी ज़रूरत हो सकती थी, अब शायद उतनी ना हो। तो इसीलिए उसी समय की सिचुएशंस को, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, हर फैक्टर्स पे ही मेजर किया जाना चाहिए, ना कि अब के इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके या सोसाइटी को लेके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर उस सोर्सेस को यूज़ करते हुए ध्यान रखे जाते हैं तो आप एक अच्छे हिस्टोरियन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ईजी वे में कवर करने के लिए।